हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वंस एंड थीव सीरीज के अगले एपिसोड। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए हैं और आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर इसके बाकी के पार्ट देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है, वरना ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इबू ज़ारा ने ईमान और उसके फादर को देवन से बचा लिया और देवन की मौत भी हो गई और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हुआ था। तो अब देखते हैं आगे। सीरीज में आगे हम देखते हैं देवन की लाश देखकर ईमान की तबीयत खराब हो गई। दरअसल ईमान को लग रहा था देवन के अड्डे पर जो खून खराबा हुआ वो सब उसकी वजह से ही हुआ, इसीलिए वो बहुत रो रहा था। तब कदक उसे समझाता है कि उन लोगों ने उसके फादर के साथ बहुत बुरा सुलूक किया था, इसीलिए उनके लिए ईमान को रोने की कोई जरूरत नहीं। फिर कदक ईमान और उसके फादर को कार में बैठाता है और पुलिस के आने से पहले वो लोग निकल जाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम इंटर्न और ईमान का बचपन देखते हैं। दोनों एक इंटरनेट कैफे में गए। उस वक्त वहां का ओनर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट कैफे का आईडी पासवर्ड डाल रहा था। इंटर्न और ईमान दोनों उसे देख रहे थे। इसके बाद ओनर कहता है कि अगर उन्हें कंप्यूटर इस्तेमाल करना है तो पे करना होगा। ईमान ने ये सब पहली बार देखा था। पहली बार देखने पर ही उसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आ गया। तब ईमान दूसरे कंप्यूटर पर बैठकर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में ईमेल आईडी डालकर उसे स्टार्ट कर लेता है, लेकिन ओनर कहता है उसे पे करना होगा। फिर ओनर का ध्यान दूसरे कंप्यूटर पर जाता है जिसे ईमान ने पहली बार में ही स्टार्ट कर लिया। ये देखकर वो काफी चौंक गया। वो ईमान से पूछता है कि उसे ये सब किसने सिखाया। तब इंटर्न मुस्कुराती है और कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। उस वक्त इंटर्न एक सोफे पर सो रही थी। उसकी नींद खुलने पर हम देखते हैं इंटर्न अब भी ऐश के घर पर ही थी। उस वक्त ऐश खाना बना रहा था। नींद से जागने पर वो देखती है ऐश ने अपने घर की विंडो के कांच पर एक टाइमलाइन बनाई थी जिसमें ईमान, आयरीन और उनसे कनेक्टेड सभी लोगों की फोटो लगी है। इंटर्न उस टाइमलाइन को देखकर कहती है कि उसे भी ये सारी चीजें समझनी है, लेकिन ऐश कहता है कि पहले वो कुछ खाएंगे उसके बाद काम करेंगे। खाने के टेबल पर बैठने के बाद ऐश पूछता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इंटर्न बताती है वो अपनी फैमिली के साथ इसी शहर में रहती थी, लेकिन उसके फादर के डेथ के बाद उसकी मॉम अपने होम टाउन चली गई। फिर इंटर्न उसके बारे में पूछती है। ऐश बताता है उसकी फैमिली में वो और उसकी एक बहन ही है। उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए, तब से उसकी बहन ने ही खुद को और उसे पाला। दोनों बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि एक रात पहले बिल्डिंग में दो गैंग की आपस में लड़ाई हुई जिसमें 43 लोग मारे गए। ये न्यूज देवन और इबू ज़ारा की लड़ाई की थी, जिसका सबसे बड़ा कारण ईमान है। न्यूज एंकर बताता है कि ये लड़ाई दो लोन शार्क के बीच हुई। यही न्यूज ईमान भी देख रहा था। दरअसल इबू ज़ारा ने ईमान और उसके फादर को अपने एक फ्लैट में छुपा रखा है। न्यूज देखने के बाद उसके फादर कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, लेकिन ईमान कहता है कि वो बहुत बड़े गैंगस्टर है, वो उन दोनों को कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे, इसीलिए वो कहीं भाग नहीं सकते। तब उसके फादर कहते हैं कि यहाँ रुकना भी खतरनाक हो सकता है। तभी अचानक कोई दरवाजे की डोरबेल बजाता है। तब ईमान और उसके फादर काफी डर गए थे। ईमान डरते हुए दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर इबू ज़ारा का एक आदमी था। वो ईमान को अपने साथ चलने कहता है। वही दूसरी तरफ इंटर्न और ऐश टाइमलाइन पर काम करते हैं। फिर इंटर्न हॉस्पिटल में कॉल करके ईमान के फादर के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है ईमान अपने फादर को उस हॉस्पिटल से निकाल कर किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले गया। ये जानकर इंटर्न को ईमान पर पूरा शक होने लगा। वो ये बात ऐश को भी बताती है कि ईमान ने उसे बताया था कि उसके फादर के रिलेटिव फाइनेंशियली उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इंटर्न उसे बचपन से जानती है। उसे पता था उसके फादर के कोई रिलेटिव नहीं, लेकिन ऐश को लग रहा था बैंक में बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उन सब में ईमान का नहीं बल्कि आयरीन का हाथ है। दरअसल उनके पास आयरीन का सीसीटीवी फुटेज था, लेकिन ईमान के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं। इसीलिए इंटर्न भी कहती है कि ईमान ने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम कभी नहीं किया। अब उन्हें लग रहा था सीसीटीवी फुटेज में जो दिखाई दे रहा है वो ईमान नहीं बल्कि आयरीन है। आगे हमें इबू ज़ारा के बारे में बताया जाता है। इबू ज़ारा का पूरा नाम ज़ारा अब्दुल्ला है। ज़ारा एक वेलफेयर फाउंडेशन भी चलाती है जिसका नाम ज़ारा फाउंडेशन है। ज़ारा फाउंडेशन में बेघर बच्चे, सिंगल मदर और अब्यूज बच्चों को रखकर उनकी देखभाल की जाती है। फिर हम इबू ज़ारा को मीडिया में इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। तब इबू ज़ारा मीडिया को बताती है कि वो भी बचपन में अनाथ थी और उसने भी सड़क किनारे अपना बचपन बिताया। उसे पता है भूख किसे कहते हैं, इसीलिए वो इन बेसहारा औरतों और बच्चों की मदद करती है और उसे किसी को भी धमकी
चमकाने की कोई फुर्सत नहीं। मतलब इबू ज़ारा के दो चेहरे थे। दुनिया के सामने वो एक महान औरत थी, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता कि वो एक खतरनाक डॉन भी है, और जिन्हें पता है उन्हें अपना मुंह खोलने की परमिशन नहीं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद इबू ज़ारा ईमान से मिलकर कहती है कि उसके फादर बहुत लकी है कि उनके पास ईमान जैसा बेटा है, वरना कोई भी इबू ज़ारा से हेल्प मांगने की हिम्मत नहीं करता। फिर इबू ज़ारा ईमान को अपने साथ अपनी कार में ले जाती है। फिर एक रोड पर उतरकर ईमान के साथ पैदल चलने लगती है। दरअसल वो ईमान को अपने साथ शहर के कॉर्पोरेट सेक्टर वाले एरिया में लाई थी, जहाँ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, जिसमें बड़े बड़े अमीर लोगों के ऑफिसेस थे। फिर वो ईमान से पूछती है कि क्या उसे पता है दिन पर दिन चीजों की कीमत बढ़ती क्यों जा रही है, एक गरीब के लिए घर खरीदना या फिर जमीन खरीदना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है, क्योंकि उन बड़े बड़े अमीर लोगों ने इन सारी चीजों पर कब्जा कर रखा है, और आम लोगों का सपना है कि एक दिन वो भी अच्छे घर में रहे और एक अच्छी कार चलाए, एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जिए। इसीलिए आम लोग अमीर लोगों के अंडर काम करते हैं, लेकिन हमेशा कर्ज में रहते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं। इबू ज़ारा कहती है ईमान एक लौता नहीं जो चोरी करता है, उससे बड़े बड़े चोर उन बिल्डिंग्स में अपने ऑफिसेस में बैठे हैं। तब ईमान पूछता है कि वो उससे चाहती क्या है। इबू ज़ारा कहती है वो ऐसे लोगों को बर्बाद करना चाहती है जिसके लिए उसे ईमान की जरूरत पड़ेगी। ईमान पूछता है अगर उसने उसके साथ काम करने से मना कर दिया तब क्या होगा। तब इबू ज़ारा ईमान के जैकेट का कॉलर ठीक करते हुए वहां से जाने लगती है। कुछ देर बाद ईमान भी उसके पीछे जाने लगता है। मतलब ईमान उसके साथ काम करने मान गया। वही दूसरी तरफ इंटर्न उस हॉस्पिटल में गई जहां ईमान के फादर की सर्जरी हुई थी। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है ईमान के फादर का बिल किसने पे किया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट इंटर्न को डिटेल देने से मना कर देती है क्योंकि ये हॉस्पिटल की पॉलिसी के खिलाफ था। तब इंटर्न बिना कोई डिटेल लिए वहां से चली गई। हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में ऐश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। इंटर्न उसे बताती है उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तब ऐश अपना लैपटॉप दिखाते हुए बताता है जिस दिन बैंक मैनेजर रेड्जा का मर्डर हुआ उस दिन रेड्जा के कंप्यूटर सिस्टम में किसी ने लॉग इन किया था, लेकिन अब सिस्टम का सारा लॉग एम्प्टी है। मतलब उन्हें ये कभी पता नहीं चलेगा कि रेड्जा के कंप्यूटर में किसने और क्यों लॉग इन किया था। तब इंटर्न ऐश को अपने साथ कहीं चलने कहती है। उधर ईमान इबू ज़ारा के पीछे जा रहा था। जब इबू ज़ारा अपनी कार में बैठती है तब ईमान भी कार में बैठने लगता है, लेकिन इबू ज़ारा का ड्राइवर कार का दरवाजा बंद कर देता है। फिर इबू ज़ारा कांच नीचे करके कहती है उसे आज से ही काम शुरू करना होगा और जितना भी पैसा आएगा उसमें से आधा ईमान को मिलेगा। ईमान इस बात के लिए मान जाता है और इबू ज़ारा ईमान को वही छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद ईमान को इंटर्न का मैसेज आया। वो ईमान से उसकी लोकेशन पूछ रही थी। तब ईमान रिप्लाई करता है वो जरूरी काम से बाहर है, लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी आकर ईमान के पास रुकती है जिसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं और ईमान को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल वो स्पेशल क्राइम यूनिट के लोग थे, मतलब पुलिस वाले। वो ईमान को एक चेयर से बांधकर पूछते हैं उसका बॉस कौन है। ईमान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। तब उनमें से एक पुलिस वाला अपने मोबाइल पर इबू ज़ारा और ईमान की फोटो दिखाता है। जब वो रोड पर खड़े बात कर रहे थे तब उस पुलिस वाले ने उन दोनों की फोटो ले ली थी। तब ईमान पुलिस वालों को बताता है उसने उसे ज़ारा फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ चैरिटी वर्क के लिए बुलाया था, लेकिन पुलिस वालों को पता था ईमान झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसे एक थप्पड़ मारते हैं। फिर एक पुलिस वाला उसे अपने मोबाइल में देवन और उसके आदमियों की लाशें दिखाकर पूछता है इन्हें इबू ज़ारा के लोगों ने मारा और वो इस बारे में क्या जानता है, लेकिन ईमान कहता है वो इनमें से किसी को नहीं जानता और उसे कुछ नहीं पता। पुलिस वाला कहता है उसे इबू ज़ारा चाहिए, इसीलिए वो ईमान को बयान देने कहता है, लेकिन ईमान बयान देने से मना कर देता है और इतना ही कहता है उसे सच में कुछ नहीं पता। तब दोनों पुलिस वाले ईमान को टॉर्चर करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ ईमान के फादर बैग में अपने कपड़े भर रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर इंटर्न का कॉल आता है, जिसे देखकर वो थोड़े घबरा गए थे। कॉल उठाने के बाद ईमान के फादर कहते हैं वो ठीक है और हॉस्पिटल से घर आ गए। इंटर्न कहती है वो उनसे मिलने उनके घर आ रही है, लेकिन ईमान के फादर इबू ज़ारा के फ्लैट पर थे। पहले वो थोड़ी देर कुछ नहीं बोलते, फिर कुछ देर बाद इंटर्न को घर आने कहते हैं और कॉल कट कर देते हैं। उधर पुलिस वाले ईमान को टॉर्चर करने के बाद पूछते हैं क्या वो इबू ज़ारा से डरता है और क्या इबू ज़ारा ने उसे कोई धमकी दी है, लेकिन ईमान कुछ नहीं कहता। तब पुलिस वाला कहता है कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तब दूसरा पुलिस वाला कहता है अगर ईमान पुलिस का गवाह बन जाए तब
अब वो उसे छोड़ देंगे। पहले ईमान पुलिस को सच बताने का सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है उसके फादर अब भी इबुजारा के फ्लैट पर है। अगर उसने इबुजारा के खिलाफ गवाही दी तब इबुजारा उसके फादर को जान से मार देगी, इसीलिए वो फिर से यही कहता है उसे कुछ नहीं पता। तब दोनों पुलिस वाले ईमान को उसी गाड़ी में डालकर एक जगह पर ले जाते हैं और उसे वही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद ईमान को उसके फादर का कॉल आता है। वो ईमान को उसके पुराने घर पर जाने कहते हैं क्योंकि वह इंटन और ऐश पहुंच रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं इंटन और ऐश ईमान के पुराने घर पहुंचे। इंटन घर का दरवाजा नॉक करके ईमान के फादर को आवाज देती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तब इंटन को शक होता है, लेकिन ऐश को लग रहा था ईमान के फादर किसी काम से बाहर गए हो। तभी अचानक पीछे से ईमान के फादर ने आवाज दी। उनके हाथ में 2 पॉलीथीन भी थी, मतलब वो ऐसा दिखा रहे थे वो इंटन और ऐश के लिए कुछ नाश्ता लेने गए थे। आगे हम देखते हैं ईमान के फादर इंटन और ऐश के साथ अपने पुराने घर में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ ईमान भी पहुंचता है। ईमान भागते हुए अपने घर पर आया था, इसीलिए उसके कपड़े पसीने से गीले थे। इंटन उसकी हालत देखकर पूछती है वो ठीक तो है। ईमान कहता है वो ठीक है, बस किसी गाड़ी ने उस पर कीचड़ उछाल दिया और उसने बाहर ही अपने कपड़े पानी से साफ किए, इसीलिए उसके कपड़े गीले हैं। कुछ देर बात करने के बाद इंटन पूछती है ईमान ने हॉस्पिटल का बिल कैसे पे किया। ईमान बताता है उसने 70,000 का बिल पे किया, जिसमें उसके फादर के रिलेटिव्स ने उसकी मदद की। उसके फादर बताते हैं ईमान के चाचा ने अपनी जमीन बेचकर उनके इलाज के लिए पैसे दिए। फिर इंटन अपना मोबाइल निकालकर ईमान को वही सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें ईमान हाउसकीपिंग का यूनिफॉर्म पहने हुए था और ट्रॉली लेकर कहीं जा रहा था। वो कहती है कोई शेमत के फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करके एडमिन रूम में गया और वहां से ऐश के नाम का एक्सेस कार्ड बनाकर सर्वर रूम में घुसा। तब ईमान कहता है हो सकता है वो शेमत ही हो, लेकिन इंटन कहती है शेमत उस वक्त अपनी जगह पर ही बैठा था। ईमान ने उसे बताया था वो अपना काउंटर छोड़कर कहीं नहीं गया, लेकिन उसकी बाजू वाली लेडी ने बताया ईमान उस वक्त टॉयलेट गया था। ईमान कहता है उसे नहीं पता था, उसे ये भी बताना होगा कि वो टॉयलेट गया था। इसके लिए ईमान माफी मांगता है। तब इंटन वहां से निकलकर गुस्से से कार में बैठने जाती है। तब ऐश जल्दी से उसके पीछे जाता है। इंटन को पता था कि ईमान झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उसके फादर की वजह से कुछ नहीं कहती, इसीलिए वो बाहर निकलकर ऐश के गले लगकर रोने लगती है। जब इंटन ऐश के गले लगकर रो रही थी तब ईमान को उसे देखकर बुरा लग रहा था क्योंकि वो इंटन को पसंद करता है और उसे पता था इंटन जानती है उसने झूठ बोला। अगले सीन में हम देखते हैं ईमान अपने फादर को कहीं ले जाते समय सोच रहा था अगर इंटन ने बैंक में अपनी रिपोर्ट बता दी कि ईमान उस वक्त अपनी जगह पर नहीं था तब ईमान का खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो अपने फादर को रेलवे स्टेशन लेकर जाता है और वहाँ से हेडाई नाम के शहर की 2 टिकट लेता है। फिर ट्रेन पकड़ने प्लेटफॉर्म पर जाता है। तब उसे वहाँ वही पुलिस वाले मिलते हैं जिन्होंने किडनैप करके उससे इबुजारा के बारे में पूछताछ की थी। उन्हें देखकर ईमान हेडाई जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और अपने फादर का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर निकल जाता है। स्टेशन से निकलने के बाद ईमान अपने फ्लैट पर वापस आया। उसे लग रहा था कि शायद इंटन ने उसकी रिपोर्ट कर दी, जिसकी वजह से पुलिस वाले उस पर नजर रख रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद ईमान के दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से अपना बैग चेक करता है जिसमें से ऐश के नाम का एक्सेस कार्ड निकलता है, जिसकी मदद से उसने सर्वर रूम में एंट्री की थी। फिर ईमान अपना लैपटॉप स्टार्ट करता है और शेमत के कंप्यूटर में एक मेलवेयर सेंड करता है ताकि वो शेमत पर नजर रख सके और कोई गलती पकड़कर सारा ब्लेम उस पर डाल सके। दरअसल इंटन ने कहा था जब ईमान टॉयलेट गया था तब शेमत अपने डेस्क पर बैठा था, लेकिन ईमान को याद है जब वो टॉयलेट में था तब शेमत भी टॉयलेट में था। आगे हम देखते हैं शेमत बैंक में अपना कंप्यूटर स्टार्ट करता है। तब उसे एक ईमेल मिलता है। वो ईमेल फ्री हॉलीडे पैकेज का था जिसे देखकर शेमत खुश हो जाता है। दरअसल ईमान ने उसी ईमेल में मेलवेयर भेजा था। शेमत के मेल खोलते ही उसका ऑफिस कंप्यूटर हैक हो गया। अब ईमान घर बैठे उसके कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता था, इसीलिए वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज ढूंढता है। दरअसल शेमत ने खुद को बचाने उतनी ही सीसीटीवी फुटेज रिकवर की थी जिसमें ईमान दिख रहा था और जिस फुटेज में टॉयलेट से निकलते हुए वो खुद दिख रहा था उसे शेमत ने करप्ट ही रहने दी ताकि कोई उस पर शक न करे। इसीलिए उसने रिकवर की हुई सीसीटीवी फुटेज का फोल्डर अलग और करप्ट फाइल का फोल्डर अलग बनाया था और सबको यही बताया कि इतनी ही फाइल रिकवर हुई। फिर ईमान शेमत के कंप्यूटर में जाकर करप्ट फाइल को रिकवर करता है जिसमें शेमत टॉयलेट से निकलते हुए साफ दिख रहा था। इसके बाद वो शेमत के सारे ईमेल चेक करता है ताकि उसे शेमत का पर्सनल मेल मिल सके। कुछ देर सर्च करने के बाद उसे शेमत का पर्सनल ईमेल भी मिल गया। तब ईमान ने उस मेल के आईपी एड्रेस के जरिए उसके होम कंप्यूटर को भी हैक कर लिया। फिर वो चेक करता है कि शेमत ने बैंक से छुट्टी कब ली थी, क्योंकि हर बैंक एम्प्लॉय को 2 वीक में छुट्टी मिलती है। शेमत की पिछली छुट्टी से ईमान को पता चल गया कि वो अगली छुट्टी कब लेने वाला है।
है। फिर ईमान शेमत की छुट्टी लेने के बाद बैंक में अपनी ड्यूटी पर जाता है ताकि उसे शेमत के खिलाफ जो एविडेंस मिले है वो उसे शेमत के डेस्क पर छुपा सके, ताकि जब कोई उसका डेस्क चेक करे तब उसे शेमत के खिलाफ एविडेंस मिल जाए। इसीलिए ईमान शेमत के डेस्क पर जाकर कुछ पेपर फाइल के नीचे ऐश के नाम का एक्सेस कार्ड रख देता है। उस वक्त बैंक का स्टाफ आने का था, इसीलिए वो पहले ही जाकर ये काम कर देता है ताकि किसी को पता ना चले कि वो शेमत के डेस्क के पास गया था। वही दूसरी तरफ इंटर्न बैंक आकर अपने कैबिन में जाती है, तब उसे उसके कैबिन में ऐश दिखाई देता है जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। दरअसल वो रेड्जा के कंप्यूटर के लॉग एंट्री रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और ये काम वो अकेले में बैठकर करना चाहता था, इसीलिए वो इंटर्न के कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। तब इंटर्न उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि शायद इंटर्न ऐश को पसंद करने लगी थी। तभी अचानक एडमिन रूम से एक लड़की भागकर इंटर्न के कैबिन में आकर बताती है कि सर्वर में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तब सब जाकर एडमिन कंप्यूटर चेक करते हैं। लड़की बताती है बैंक का टेलर काउंटर, एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग काम नहीं कर रही। ऐश और इंटर्न के चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उनके सर्वर पर किसी ने अटैक किया। वही ईमान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। दरअसल ये अटैक ईमान ने ही किया था। आगे हम देखते हैं शेमत अपने घर में सो रहा था। जब वो नींद से जागता है तब उसके सामने साइबर सिक्योरिटी के लोग खड़े थे, जिन्हें देखकर वो डर गया था। दरअसल बैंक के सर्वर पर अटैक ईमान ने ही किया था, लेकिन उसने सबसे पहले शेमत का होम कंप्यूटर हैक किया, फिर उसके होम कंप्यूटर से बैंक के सर्वर पर अटैक किया ताकि वो शेमत को फंसा सके। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी वाले शेमत के डेस्क की चेकिंग करते हैं। तब उन्हें उसके डेस्क पर ऐश के नाम का एक्सेस कार्ड मिलता है जो ईमान ने ही रखा था। मतलब अब शेमत बुरी तरह फंस चुका था। सिक्योरिटी ऑफिसर शेमत से पूछता है क्या वो उस दिन अपने डेस्क पर ही था। तब शेमत कहता है हाँ ये सच है। तब सिक्योरिटी ऑफिसर उसे अपने मोबाइल में उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें शेमत टॉयलेट से निकलते हुए दिख रहा था और ऐश और इंटर्न भी वही थे। तब उन्हें भी पूरी तरह यकीन हो गया ये सारा खेल शेमत का ही था। जब साइबर सिक्योरिटी के लोग शेमत को पकड़कर ले जा रहे थे तब ईमान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। ईमान को पता है शेमत बेकसूर है, जो गुनाह उसने नहीं किया ईमान ने उसे उसी गुनाह में फंसा दिया, इसीलिए ईमान को बहुत बुरा लग रहा था। तब वो रोने लगता है। दरअसल उसने ये सब इंटर्न का भरोसा जीतने किया। आगे हम देखते हैं घर जाते समय यही सोचकर ईमान की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी बाइक रोककर वॉमिट करने लगता है। तभी वही पुलिस वाले आते हैं और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं ईमान को फिर से एक चेयर से बांध दिया गया। दोनों पुलिस वाले कहते हैं उन्हें पता है बैंक में चोरी उसने ही की और इसके लिए वो ईमान को जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर उसने इबू ज़ारा के खिलाफ गवाही दे दी तो वो जेल जाने से बच जाएगा। फिर उनमें से एक पुलिस वाला गन निकाल कर ईमान पर तान देता है। तब ईमान अपना सिर गन से टच करके कहता है उसे जो करना है कर ले, लेकिन उसका जवाब आखिर तक यही रहेगा कि उसे कुछ नहीं पता। तभी अचानक उस रूम का दरवाजा खुलता है और रूम में इबू ज़ारा आती है। ईमान उसे देखकर चौंक गया था। तब इबू ज़ारा कहती है उसने कहा था उसके साथ काम करने दो चीजों की जरूरत होती है, बहादुरी और ईमानदारी, और ईमान में ये दोनों ही है। मतलब वो दोनों पुलिस वाले इबू ज़ारा के भेजे हुए थे। दरअसल इबू ज़ारा ईमान को परखना चाहती थी कि वो उसके साथ काम करने लायक है या नहीं। आखिर में इबू ज़ारा कहती है ईमान उसके सभी टेस्ट में पास हो गया, मतलब अब ईमान इबू ज़ारा के साथ काम करेगा। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम फिर से ईमान और इंटर्न का बचपन देखते हैं। वो दोनों उसी इंटरनेट कैफे में थे। कैफे ओनर अब उनका अच्छा दोस्त बन गया था। दरअसल ईमान को अपनी माँ का एड्रेस निकालना था, इसीलिए वो कैफे ओनर को एक कार का नंबर बताता है। ये उसी आदमी की कार थी जिसके साथ ईमान की माँ हमेशा के लिए रहने चली गई। नेट कैफे का ओनर गाड़ी के नंबर से उसका एड्रेस निकाल लेता है, लेकिन वो एड्रेस ईमान के घर से बहुत दूर था। वहाँ ईमान अपनी साइकिल से नहीं जा सकता, मतलब उसे बस से जाना होगा। तब इंटर्न पूछती है क्या उसके पास बस की टिकट के पैसे है भी। ईमान ना में सिर हिलाता है। तब नेट कैफे का ओनर कहता है ईमान बहुत होशियार है, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा होता है। ये कहते हुए वो एक कार्ड निकाल कर उसमें $100 फिल करता है और ईमान को देकर कहता है जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़े वो इस कार्ड का इस्तेमाल करे, लेकिन उसे इस कार्ड को दूसरों से बचा कर रखना होगा, वरना कोई भी उसका कार्ड छीन कर या चुरा कर भाग जाएगा। आगे हम देखते हैं इंटर्न और ईमान उस जगह पर पहुंचे। पैदल चलते वक्त इंटर्न
इंटन ईमान से पूछती है उसकी माँ किसके साथ भागी। ईमान बताता है उसकी माँ जॉब करती थी, वो अपने बॉस के साथ ही भाग गई। इंटन पूछती है आखिर उसकी माँ भागी क्यों। ईमान बताता है क्योंकि उसकी माँ को फैमिली से ज्यादा पैसों से प्यार था। बातें करते हुए दोनों उस एड्रेस तक पहुंच गए। वहाँ उन्हें वही कार दिखाई देती है जिसके नंबर प्लेट से ईमान ने एड्रेस निकाला था। ईमान उस घर के गेट पर जाकर जोर जोर से अपनी माँ को आवाज देता है। तभी वही आदमी घर से बाहर निकलता है जिसके साथ ईमान की माँ गई थी। वो आदमी कहता है उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था और उसकी माँ यहाँ नहीं रहती। तब ईमान की माँ खिड़की से ये सब देख रही थी लेकिन वो घर से बाहर नहीं आती। लेकिन ईमान नहीं मानता और बार बार अपनी माँ को आवाज लगाता है। तब वो आदमी उन्हें भगा देता है। ये देखकर ईमान को गुस्सा आ रहा था। वो थोड़ा दूर जाकर एक पत्थर उठाकर उस आदमी के सिर पर मार देता है। तब वो आदमी उन्हें पकड़ने उनके पीछे भागता है लेकिन ईमान और इंटन वहाँ से किसी तरह भाग निकले। वहाँ से भागने के बाद दोनों एक जगह पर बैठे थे। ईमान बहुत अपसेट था। तब इंटन कहती है चाहे उसके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं हमेशा की तरह ईमान और इंटन बैंक की बिल्डिंग के टेरिस पर कॉफी पी रहे थे। इंटन कहती है अच्छा हुआ जल्दी ही पता चल गया कि वो सब शेमद ने किया था वरना उसकी नौकरी चली जाती। तब ईमान कहता है उसे इंटन को कुछ बताना है लेकिन तभी अचानक इंटन को ऐश का कॉल आता है। वो उसे अपने घर डिनर पर बुला रहा था। ईमान पूछता है क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है। तब इंटन पूछती है क्या उसे जलन हो रही है। फिर इंटन ऐश की तारीफ करने लगती है। तभी ईमान कहता है वो अपनी नौकरी से रिजाइन दे रहा है। ये सुनते ही इंटन चुप हो जाती है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं 2 हफ्तों बाद ईमान ने रिजाइन दे दिया। वो इंटन को बताता है उसे वेबसाइट बनाने वाली कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ जॉब मिल गई लेकिन इंटन को ये नहीं पता था कि ईमान का दूसरा जॉब 1 सेंट ट्रांसफर करना है। आगे हम देखते हैं ईमान इबुजारा के लिए काम करने लगा। वो 8 बैंक के 80 मिलियन कस्टमर से रोज 1 सेंट डिडक्ट करता। इस तरह वो रोज के 8 लाख रुपए चुरा लेता। 2 हफ्तों में ईमान ने 11.2 मिलियन चुरा लिए और किसी को पता भी नहीं चला। 11.2 मिलियन में से आधा पैसा इबुजारा का था और आधा ईमान का। ईमान अपना पैसा कैश के रूप में एटीएम से निकालता और उसने एक नया कंपनी अकाउंट भी ओपन किया था। वो रोज एटीएम से विड्रॉल किया हुआ पैसा अपने कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट करता ताकि किसी को ईमान पर शक ना हो क्योंकि कंपनी अकाउंट में मिलियन रुपीस डिपॉजिट होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ईमान को पता था कंपनी अकाउंट के लिए उसे टैक्स भी पे करना होगा इसीलिए उसने पहले से ही वेबसाइट कंपनी के नाम से बहुत सारे फेक इनवॉइस और फेक अकाउंटिंग लॉग बना रखे थे ताकि सबको यही लगे कि ईमान का बहुत बड़ा बिजनेस है। ईमान उन पैसों में से कुछ कैश अपने घर में छुपा कर रखता था ताकि आगे चल के वो पकड़ा भी जाए तब वो उन पैसों का इस्तेमाल करके सारी परेशानियों से बच सके। एक दिन उसके फादर कहते हैं ऐसा कब तक चलेगा। ना तो वो उनके कॉल का जवाब देता है ना ही ठीक से खाना खाता है। फिर ईमान के फादर कहते हैं इबुजारा के लोग उन्हें कभी भी ढूंढ लेंगे इसीलिए उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मतलब ईमान ने अपने फादर को नहीं बताया कि वो इबुजारा के साथ ही काम कर रहा है और वो फिर से बैंक से पैसे चुरा रहा है। वही दूसरी तरफ इंटन ऐश के घर पर थी। तब ऐश बताता है अब तक उसे आयरीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। तब इंटन कहती है आयरीन को वो बाद में भी पकड़ सकते हैं, फिलहाल उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन ऐश को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि शेमद ने ये सब किया है। इंटन कहती है सारे सबूत शेमद के खिलाफ है और उसने झूठ भी बोला था कि वो उस दिन अपने डेस्क पर ही था। ऐश कहता है इंटन को शेमद के पकड़े जाने से ज्यादा खुशी इस बात की है कि ईमान के इन सब में कोई हाथ नहीं। दरअसल ऐश को लग रहा था इंटन ईमान को पसंद करती है। तब इंटन कहती है ईमान बस उसका बचपन का दोस्त है और उसके फादर के बाद इंटन के अलावा उसका कोई नहीं, लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ नहीं। तभी इंटन के मोबाइल पर उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसे देखकर वो निराश हो गई। ऐश उसकी मॉम के बारे में पूछता है। इंटन बताती है उसकी मॉम सिर्फ उसे पैसों के लिए याद करती है। तब ऐश इंटन को बहुत अच्छे से समझाता है और वो समझ भी जाती है कि पैसों से प्यार नहीं खरीदा जाता। इसके बाद दोनों डिनर करते हैं। उधर ईमान जब अपने घर पर था तब वो अपने फादर की आवाज सुनता है जो किसी पर चिल्ला रहे थे। ईमान दरवाजे पर जाकर देखता है, वहाँ उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने दीवान के अड्डे पर अटैक किया था। उसका नाम ओस्मान है, वो इबुजारा का आदमी था। ईमान पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है। तब ओस्मान ईमान का हाथ पकड़कर मोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बैंक में ऐश अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही इंटन उसके पास आती है वो अपना लैपटॉप बंद कर देता है। ये देखकर इंटन को कुछ अजीब लगा, लेकिन तभी वहाँ एडमिन रूम की लड़की आती है और दोनों को अपना लैपटॉप दिखाते हुए बताती है उनके बैंक में एक अकाउंट है जो 10 साल से डीएक्टिव था, लेकिन कुछ दिन पहले वो अकाउंट एक्टिवेट हुआ और उस अकाउंट में बैंक के कलेक्शन अकाउंट से 95,000 ट्रांसफर हुए। फिर उस डीएक्टिव अकाउंट से 95,000 किसी ने विड्रॉ
विड्रॉल कर लिए। ऐश और इंटन को पता था बैंक के कलेक्शन अकाउंट में जीएसटी और अदर टैक्सेशन चार्जेस जो बैंक के कस्टमर अकाउंट से डिडक्ट किए जाते हैं वो सब जमा होते हैं, लेकिन कलेक्शन अकाउंट का पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ कलेक्शन अकाउंट से पैसा डीएक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, फिर उस अकाउंट से किसी ने उतना ही पैसा विड्रॉल भी किया। वो लड़की बताती है उसने कंफर्म किया है वो पैसा अकाउंट होल्डर ने विड्रॉल नहीं किए। ऐश पूछता है इस अकाउंट में इससे पहले किसी ने विड्रॉल किया या नहीं। लड़की बताती है 10 साल में ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि पैसा विड्रॉल किसने किया। तब ऐश और इंटन सर्वर रूम में जाकर वहाँ के सर्वर कंप्यूटर के सारे ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सबके अकाउंट से 1 सेंट ही डिडक्ट हुए और उस डिडक्शन पर सर्विस चार्ज का लेबल लगा था, इसीलिए बैंक के किसी भी कस्टमर ने रिएक्ट नहीं किया। और वैसे भी 1 सेंट बहुत छोटी रकम होती है। ऐश कहता है ये जिसने भी किया है वो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि ऐसा करने में कोई रिस्क नहीं। फिर इंटर्न डीप रिसर्च करती है, तब उसे पता चलता है कि बैंक के सारे अकाउंट से 1 सेंट डिडक्ट हुए और उसका टोटल अमाउंट 95,000 था। तब उसे समझ में आया कलेक्शन अकाउंट में 95,000 कैसे आए। ऐश कहता है अगर 95,000 एक दिन में निकाले गए मतलब 10 दिन में 1 मिलियन के आसपास की चोरी हुई। फिर इंटर्न ट्रांजैक्शन की डेट देखती है, तब उन्हें पता चलता है इस चोरी को लगभग 2 महीने हो चुके हैं और अब तक किसी को पता भी नहीं चला। आगे हम देखते हैं ईमान इबुजारा को कॉल करके उस बूढ़े आदमी के बारे में बताता है। उस वक्त इबुजारा एक लैब में थी जहाँ ड्रग मतलब कोकेन बनाया जा रहा था। इबुजारा कहती है उस आदमी का नाम उस्मान है और उसे ईमान को प्रोटेक्ट करने भेजा गया, क्योंकि अब ईमान भी इबुजारा की तरह अमीर बन गया है और अमीर लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। इबुजारा कहती है उसके लिए रोज के 8 लाख बहुत कम है, अब उसे हर हफ्ते 10 मिलियन चाहिए। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अब ईमान भी टेंशन में आ गया था। ईमान अपने रूम में आकर हिसाब लगाता है कि एक हफ्ते में 10 मिलियन मतलब रोज के 1.4 मिलियन चुराने होंगे, लेकिन इबुजारा को ये नहीं पता ईमान हर अकाउंट से बस 1 सेंट ही चुराता है, लेकिन अब उसे ज्यादा पैसा चुराना होगा और एक दिन में 1 से ज्यादा बार विड्रॉल भी करना होगा, लेकिन ज्यादा विड्रॉल करने से वो जल्दी पकड़ा जा सकता है। फिर ईमान डिसाइड करता है उसे फिर से बिंटेक बैंक में चोरी करनी होगी, तभी सारे बैंक मिलाकर रोज के 1.4 मिलियन हो सकेंगे। इसलिए ईमान जायजाकी नाम से एक फेक ईमेल आईडी बनाता है और बिंटेक बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए एक मेल करता है। उस मेल में मेलवेयर था जिससे वहाँ का सर्वर पहले की तरह हैक हो जाएगा। कुछ देर बाद बिंटेक बैंक का एडमिन और सर्वर कंप्यूटर भी हैक हो जाता है। फिर हम एडमिन रूम की लड़की और इंटन को देखते हैं। इंटन एडमिन कंप्यूटर को ठीक कर रही थी क्योंकि ईमान के भेजे मेलवेयर की वजह से एडमिन कंप्यूटर हैंग हो रहा था। इंटन ने एडमिन कंप्यूटर का प्रॉब्लम ठीक कर दिया था। तब वो लड़की कहती है ये बहुत अजीब है, कंप्यूटर पिछली बार जैसा हैंग हो रहा था अब अचानक ठीक कैसे हो गया। इंटन पूछती है आखिरी बार एडमिन कंप्यूटर हैंग कब हुआ था। लड़की बताती है 2 महीने पहले। तब इंटन को याद आता है 2 महीने पहले एडमिन कंप्यूटर हैंग होने के बाद ही सारे अकाउंट से 1 सेंट डिडक्ट हुए थे। तभी ऐश आकर इंटन को बताता है उनके बैंक में 2 महीने पहले सबके अकाउंट से 1 सेंट चोरी हुए थे, उसके बाद उनके बैंक में कभी चोरी नहीं हुई। तब इंटन कहती है चोरी अब भी होने वाली है क्योंकि आज एडमिन कंप्यूटर पिछली बार जैसा हैंग हुआ। इंटन समझ गई थी इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। फिर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को देखते हैं जो मीडिया को बता रहा था कि डिजिटल कर्मा एक साइबर क्रिमिनल है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो हैकर्स बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। मतलब जितने भी बैंक में चोरी हुई इस बार उसका पता पब्लिक और मीडिया को चल गया। लेकिन ईमान ने यहाँ भी बहुत दिमाग से चोरी की थी। उसने डिजिटल कर्मा नाम लेकर चोरी की ताकि सबको डिजिटल कर्मा के हैकर्स पर शक हो और ईमान कभी पकड़ा ना जाए। आपको याद हो तो डिजिटल कर्मा वही हैकिंग ग्रुप है जिन्होंने सबसे पहले इस बैंक को हैक किया था और ईमान ने ही इंटन के कंप्यूटर से उसका वायरस निकाला था। आगे हम देखते हैं ईमान और उसके फादर खाना खा रहे थे। ईमान कहता है यहाँ वो बहुत बोर हो रहा है क्योंकि उन्हें हमेशा अपने पुराने घर में पड़ोसियों के लड़ने की आवाजें आती थी। फिर दोनों पुरानी बातों को याद कर कर हंसने लगते हैं। तब ईमान अपने फादर से पूछता है अब उन्हें कैसा लग रहा है। उसके फादर कहते हैं इबुजारा के लोग उन्हें कभी भी मार देंगे। तब ईमान कहता है माँ ने उन्हें इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो गरीब थे, लेकिन अब वो अमीर है और जब तक वो इबुजारा को पैसे कमा कर दे रहा है तब तक वो उसे ना खुद हाथ लगाएगी और ना ही किसी और को लगाने देगी। तभी ईमान के दरवाजे पर कदक आता है, लेकिन उस्मान ने उसे दरवाजे पर ही रोक रखा था। ईमान दरवाजा खोलता है और उस्मान को बताता है वो उसका दोस्त है। तब उस्मान ने उसे अंदर जाने दिया। कदक के अंदर आने के बाद ईमान अपने फादर को बताता है कदक आज से उसका पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट होगा। उसके फादर कहते हैं पीए तो हमेशा लड़की होती है। आगे हम देखते हैं कदक, ईमान और उसके फादर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। वो एक बड़े से मॉल में जाते हैं और महंगे कपड़े, घड़ी
बढ़िया और महंगी कार खरीदते हैं। ईमान ने अब तक बहुत गरीबी देखी थी, इसीलिए उसे अब अमीरों वाली जिंदगी जीनी थी। दरअसल ईमान का एक उसूल था, वो कभी उनके पैसे नहीं चुराता जो दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। ईमान हमेशा बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के अकाउंट को ही टारगेट करता था, क्योंकि उसकी नजर में वो सब भी चोर ही थे। वही दूसरी तरफ ऐश इंटन को सारे डोरमेट अकाउंट की लिस्ट दिखाकर बताता है यही वो सारे अकाउंट है जिसके जरिए चोर दिन में 2 बार विड्रॉल कर रहा है। तब इंटन पूछती है वो कैश विड्रॉल क्यों कर रहा है। ऐश कहता है अगर वो इन पैसों को ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा तो फंस जाएगा, और ये बात वो अच्छी तरह जानता है, इसीलिए वो सारे पैसों को कैश के रूप में निकाल रहा है, क्योंकि कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तब इंटन बताती है एटीएम से 30,000 के ऊपर कैश विड्रॉल नहीं होता, और बैंक से विड्रॉल करने के लिए उसे कंपनी आईडी की जरूरत पड़ेगी। फिर वो कैश कैसे निकाल रहा है। तब ऐश बताता है उसने फेक आईडी बनाया, फिर उस फेक ईमेल आईडी के जरिए उसने बैंक में मेल किया होगा कि उसे कितना पैसा विड्रॉल करना है, और साथ में फेक आईडी भी भेजी होगी कि पैसे लेने कौन आने वाला है। फिर चोर उस आईडी पर अपना फोटो लगाकर खुद ही बैंक जाकर पैसा विड्रॉल कर लेता होगा। इंटन कहती है उन्हें उस चोर को अपने जाल में फंसाना होगा, वो उस अकाउंट पर नजर रखेंगे, और अगली बार जब उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन होगा तब वो उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करेंगे, और आईपी एड्रेस के थ्रू वो उसे ढूंढ लेंगे। आगे हम देखते हैं ईमान बिंटेक बैंक मेगा सिटी ब्रांच में कॉल करता है और खुद को ल्यूकॉन्ग सोल्यूशन कंपनी का ओनर बताता है, क्योंकि उस बैंक में इस कंपनी का अकाउंट है जो डीएक्टिव हो चुका था। फिर ईमान कहता है कि उसे अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉल करने हैं। तब बिंटेक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव पूछता है उसे कितने पैसे विड्रॉल करने हैं। तब ईमान कॉल पर एक्टिंग करते हुए ऐसा दिखाता है कि उसकी मेली नाम की असिस्टेंट है, और वो मेली से पूछ रहा हो उसे कितने पैसों की जरूरत है, और फिर खुद ही बिंटेक बैंक को ईमेल करके बताता है कि ली कैंग सोल्यूशन कंपनी का एम्प्लॉय आकर कैश कलेक्ट कर लेगा। लेकिन तभी ईमान को अपने फादर और कदक के झगड़ने की आवाज आती है, इसीलिए वो बैंक से कहता है वो बाद में कॉल करेगा। फिर ईमान जाकर दोनों का झगड़ा सुलझाता है और कदक को अपने साथ बाहर ले जाता है। आगे हम देखते हैं कदक ईमान को अपने अड्डे पर लेकर आया। वहाँ ईमान ने जुआ खेला और पैसे जीतने के बाद दोनों पब गए, जहाँ ईमान ने नशे की गोलियां खाई और बहुत सारा पैसा भी उड़ाया। तब उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां आकर नाचने लगी। अब ईमान को पैसों की असली ताकत पता चल रही थी, वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी रहा था। नशे में ईमान पब में 2 लोगों से टकराता है, वो दोनों उस पर चिल्लाते हैं और नशे में देखकर उस पर हंसने लगते हैं। तब ईमान उन सब पलों को याद कर रहा था जब देवन के आदमी उसे बहुत पीट रहे थे और वो पलटकर जवाब तक नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब उसके पास पैसा और पावर दोनों थे, इसीलिए वो एक बियर की बोतल उठाकर सामने वाले के सिर पर मार देता है और उसके गिरने के बाद उसे लगातार पीटता है। तब कदक भी उसकी मदद करने आया और दूसरे आदमी को मारने लगा। इसके बाद कदक ईमान को रोकता है, फिर दोनों बहुत हंसते हैं। ईमान बहुत खुश था क्योंकि अब उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब ईमान पर पैसा पूरी तरह से हावी हो चुका था। तब ईमान उठकर फिर से लड़कियों के साथ नाचने लगा। तब उसे इंटन की आवाज आती है, फिर उसे इंटन दिखाई भी देती है। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक इंटन इबुजारा में बदल गई और इबुजारा अपनी गन निकाल कर ईमान को शूट कर देती है, लेकिन ये सब उसका हेलुसिनेशन था। फिर ईमान बाथरूम में जाकर बहुत सारी वॉमिटिंग करता है, फिर अपना मोबाइल निकाल कर एक फोटो देखता है जिसमें वो और इंटन थे। अगले सीन में हम देखते हैं इंटन जब नहाकर बाहर आई तब उसे ईमान का मैसेज आया। ईमान इंटन को उसी बिल्डिंग के टेरेस पर शाम को 6 बजे मिलने बुला रहा था, जहाँ वो हमेशा मिलते थे। फिर हम इंटन को बिल्डिंग की टेरेस पर जाते हुए देखते हैं। टेरेस पर उसे वही कार्ड मिलता है जो बचपन में इंटन ने ईमान को कॉइन बॉक्स से कॉल करने दिया था। इंटन उस कार्ड को देखकर खुश होती है। तभी वह ईमान आकर उसे एक रेड रोज देता है। इंटन उसका रोज ले लेती है। फिर ईमान इंटन का हाथ पकड़कर उससे अपने दिल की बात कहता है, लेकिन तभी इंटन ईमान के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसका रोज वही रखकर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। मतलब इंटन ने ईमान का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तब ईमान को बहुत बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं ईमान पब में बैठकर स्मोक कर रहा था। तब उसे इंटन और ऐश एक साथ डांस करते नजर आते हैं। ईमान उसके पास जाकर उन्हें अलग करता है, लेकिन वो इंटन और ऐश नहीं बल्कि कोई दूसरा कपल था। तब वहाँ कदक आकर ईमान से कहता है सारी लड़कियां एक जैसी होती है, इसीलिए वो टेंशन ना ले क्योंकि अब ईमान अमीर बन चुका है, अब उसके पास बहुत पैसे है। ये कहकर कदक ईमान को पब में दूसरी लड़कियों के पास ले जाता है और एक नशे की गोली उसके मुंह में डाल देता है। आगे हम देखते हैं ईमान और कदक ईमान के घर पर सोए थे और उनके साथ पब की लड़कियां भी सोई थी। तब ईमान के फादर आकर ईमान के चेहरे पर पानी डालकर उसे जगाते हैं और कहते हैं वो जो कर रहा है ये उनका कल्चर नहीं, उनका बेटा ईमान ऐसा नहीं था। फिर वो कदक और बाकी लड़कियों को भी जगाकर भगा देते हैं। अब ईमान पूरी तरह कदक जैसा बन गया था। उसके फादर कहते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अमीर है लेकिन वो भी ये सब नहीं करते,
तब ईमान कहता है उन्हें कैसे पता दूसरे अमीर ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके पास कभी पैसा आया ही नहीं और वो कभी अमीर बने ही नहीं। अगर वो पहले ही अमीर बन जाते तो उसकी माँ उन्हें छोड़कर नहीं जाती। अगर अभी उसकी माँ को पता चल जाए कि वो अमीर बन गए तब उसकी माँ उसके फादर के पैरों में गिरकर माफी मांगेगी और वो जो भी कर रहा है उन दोनों के लिए कर रहा है। तब ईमान के फादर कहते हैं अगर पैसों की वजह से लोग इतने बिगड़ जाते हैं तो उन्हें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। तब ईमान बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। ईमान के जाने के बाद उसके फादर रोने लगे। वही दूसरी तरफ इंटर्न ऐश के घर आकर उसे बताती है उसके बेस्ट फ्रेंड ईमान ने उसे प्रपोज किया। ऐश कहता है उसे ये जानकर खुशी हुई और वो उन दोनों के लिए खुश है, लेकिन इंटर्न ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तब ऐश कुछ नहीं कहता। फिर इंटर्न कहती है उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। फिर इंटर्न ऐश को प्रपोज करती है, लेकिन ऐश कहता है वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं और इंटर्न उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानती। तब इंटर्न ऐश को अपने बारे में सब कुछ बताने कहती है, लेकिन ऐश ने उसे अपने बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया और वो उसे सॉरी कहता है। मतलब ऐश ने इंटर्न का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर इंटर्न वहाँ से रोते हुए चली गई। वही दूसरी तरफ ईमान उसी घर पर गया जहाँ उसकी माँ रहती थी। उसकी माँ जब घर से बाहर आकर देखती है ईमान उसके घर के बाहर अपनी कार के साथ खड़ा था। ईमान की माँ उसे देखकर खुश होती है। उधर ऐश इंटर्न को समझाने पार्किंग एरिया में आया। वो इंटर्न को आवाज देता है, लेकिन इंटर्न उसकी आवाज सुनकर भी नहीं रुकती। तभी एक आदमी बाइक पर हेलमेट लगाकर आया और ऐश को बहुत सारी गोलियों से शूट कर दिया। इंटर्न की आंखों के सामने ऐश गिर जाता है। उसे देखकर इंटर्न बहुत रोती है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि ऐश मर चुका है या अब भी जिंदा है। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड और ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे साथ बने रहे, क्योंकि इस सीरीज में आगे जाकर बहुत सारे सस्पेंस खुलने वाले हैं और ये सीरीज बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। इसमें आगे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके आगे के पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। पीस आउट।